हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए अप्लाइड मैथ्स 2 में हम यूनिट नंबर सेकंड समाकलन 2 कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कि आंकिक समाकलन या फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म आने के चांस रहते हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़े होंगे अगर 12th करके आए हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखें क्योंकि नई चीज़ है आपके लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है आंकिक समाकलन की। देखिए, आंकिक समाकलन का उपयोग सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालने में होता है इसका। अनियमित आकृति मतलब जैसे पैराबोला नहीं है, वो इलिप्स नहीं है, मतलब दीर्घवृत्त भी नहीं है, परवलय भी नहीं है, मतलब उसकी इक्वेशन का ही ऐसी अजीब सी है कि आप उसका जो है वो इक्वेशन या तो डिफाइन नहीं करी जा सकती उसकी, मतलब पुराने चैप्टर में बताए गए तरीक़ों से निकालना उसका मुश्किल है। अगर मतलब कर्व की इक्वेशन ही नहीं है, आप लिमिट लेकर के क्या कर लोगे, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें नहीं निकाल पाओगे उसकी। तो अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालने में इसका उपयोग होता है, या एक तो, और दूसरा इसका उपयोग वैसे समाकल्य का समाकलन निकालने में जिसका समाकल ज्ञात नहीं करना आसान नहीं होता। जैसे a टू बी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए टू बी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये ऐसे इंटीग्रेशन हैं जिनको कि नॉर्मली परफॉर्म करना आसान नहीं होता, ट्रिक्स से करे जाते हैं वैसे तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन हम आपको दे दें, आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प से आराम से उसे कर सकते हो। इसमें इंटीग्रेशन के रूल्स नहीं लगते, इसमें बस क्या होता है कि एक सारणी बना दी जाती है और फलनों की, तो फलन की सारणी बना करके उसी से आप काम चला लेते हैं। मतलब इसमें कहीं भी आपको कोई भी एक फॉर्मूला ये भी नहीं लगेगा कि जैसे इंटीग्रल ए टू या कोई इंटीग्रेशन का एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 या इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं होता। न्यूमेरिकली हम उस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो इसलिए ये एक पावरफुल टूल है, स्पेशली जबकि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान ना हो, या फिर हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालने में भी होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमने पिछले चैप्टर की बात करें तो a टू बी वाई डी एक्स होता है। तो किसी का भी निश्चित समाकलन ज्ञात करना यानी कि एक तरह से वो क्षेत्रफल को ही डिनोट करता है। तो इसलिए आप ऐसे कह लें कि आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब अनियमित के कर लेंगे तो नियमित के भी करे जा सकते हैं। नियमित को तो इस तरीके से भी हो सकते हैं और पिछले चैप्टर के तरीक़ों से भी हो सकते हैं जो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन वाले। लेकिन अगर मान लिया कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो फिर यही तरीका चलता है यहाँ पे। तो सीधा सीधा निष्कर्ष ये निकला यहाँ पे कि अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल वगैरह अगर निकालना है, आयतन निकालना है, तो उसमें यूज़ हो सकता है। या फिर ऐसा इंटीग्रेशन जिसके फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल है, या आसान भी हो तो भी हो जाएगा, मुश्किल है तो यही तरीका फिर काम में आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। आइए अब देख लेते हैं आंकिक समाकलन की विधियाँ कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो देखिए, विधियाँ जो हमारे पास सिलेबस में हैं उनमें से सबसे पहली जो विधि है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पे आते हैं, ये है आपका सिम्पसन का नियम। अब सिम्पसन का नियम भी जो है वो आपका दो तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें से पहला तरीका जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिम्पसन का प्रथम नियम। सिम्पसन का प्रथम नियम, या फिर इसे जो है वो सिम्पसन का नियम भी अकेले बोल देते हैं। अगर केवल नाम वही दिया है तो आप यही समझेंगे सिम्पसन का नियम, या ऑब्लिक इसको दूसरा नाम होता है सिम्पसन का 1/3 रूल, 1/3 का नियम, ये ऐसे भी चलता है। या फिर केवल सिम्पसन का नियम कह सकते हैं। अगर सिम्पसन का नियम कह दिया तो फिर पहचानना पड़ता है कभी कभी कि वो आपका 1/3 रूल है या फिर दूसरा वाला। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है सिम्पसन का द्वितीय नियम, या फिर इस द्वितीय नियम को आप दूसरा नाम इसका जो है वो ये भी चलता है, सिम्पसन का 3/8 नियम, या फिर 3/8 रूल, इस तरह से TH इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका सिम्पसन का नियम है, जिसमें सिम्पसन का प्रथम नियम या फिर सिम्पसन का 1/3 रूल कह सकते हैं, या फिर सिम्पसन का द्वितीय नियम दूसरा तरीका चलता है जिसको सिम्पसन का 3/8 रूल भी कहते हैं। और अगर केवल सिम्पसन का नियम हुआ तो फिर देखना पड़ता है कि कौन सा जो है वो
नियम आपको उसमें लगाना है, कौन सा लग रहा है। दोनों की कंडीशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और उसके बाद दूसरा तरीका जो मेन आता है वो है समलंबी नियम। तो समलंबी नियम को जो है वो ट्रेपीजोइडल, नाम ध्यान रखिएगा, ट्रेपीजोइडल रूल भी कहते हैं। तो पेपर में दे देते हैं कि इस नियम का यूज़ करना है या इसका करना है। अगर डायरेक्ट जनरल इसका नियम दिया है तो इसकी कंडीशन आपको पहचाननी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट यही दे दिया है तो बहुत ही आसान है, फिर वो तो वही तरीका लगना है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिला करके 2 वैरायटी या फिर टोटल 3 रूल हैं। इसमें यह है कि जो यहाँ जहाँ ये लग जाएगा वहाँ ये फिर नहीं लगेगा, जहाँ ये लग जाएगा वहाँ ये नहीं लगेगा। तो इनमें से एक ही रूल लगाया जाता है, और ट्रेपीजोइडल कहीं भी इसको लगा सकते हैं। ये मतलब एक ही चीज़ को निकालने के लिए 2 तरीके हो गए जा करके। वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल हम सिम्पसन का 1/3 रूल ये देखने जा रहे हैं। आप देखिए, बहुत ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप ढंग से समझेंगे तो। आइए सबसे पहले देखते हैं सिम्पसन का प्रथम नियम या 1/3 का नियम। और इसका यूज़ जो है एक बार देखेंगे हम अनियमित आकार का क्षेत्रफल निकालने में, और फिर देखेंगे कि इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस विधि में अनियमित आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को बराबर दूरी पर विषम कोटियाँ लेकर सम भागों में बांट देते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, भागों की संख्या जो है वो सम अगर हो तो उस केस में सिम्पसन का 1/3 रूल यूज़ करा जाता है। अब जरा भाग और कोटियाँ ये समझ लीजिए आप। जैसे मान लिया, सपोज़ करो आपने n भाग किए, सम भाग किए n, तो कोटियों की संख्या हमेशा n+1 एक ज़्यादा होती है। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए 1 से लेकर के और 3 का अंतर, या 1 से लेकर के 5 का अंतराल है। अब इसमें देखिए आप, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आ गया। तो हमने इसे भाग कितने हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। हमने अगर 4 भाग किए, 1 से 5 के अंतराल में अगर हमने 4 भाग किए, तो कोटियाँ जो आएंगी वो 5 आएंगी आपकी। कोटियाँ मतलब उन पर y की वैल्यू, तो ये आपकी जो है वो 5 आएंगी अगर आप 4 भाग करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि संपूर्ण क्षेत्र को बराबर दूरी पर विषम कोटियाँ देखिए 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये विषम हैं कोटियाँ। तो इससे भाग क्या बनेंगे, एक कम, यानी कि भाग हमेशा एक कम बनता है। तो 1 2 3 4, देखिए 4 भाग यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो 4 भाग करेंगे तो 5 कोटियाँ बनती हैं। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि सम भागों में बांटने पर विषम कोटियाँ बनेंगी। अब जैसे मान लिया, सपोज़ भाग n करें तो कोटियों की संख्या n+1 हो जाएगी। भाग 4 करें हैं तो कोटियों की संख्या n+1, यानी कि 4 में एक ज़्यादा 5 कोटियाँ हो जाएंगी। तो इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं कि ये क्या बताया गया है। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पर मान लिया, सपोज़ y1 से लेकर के yn तक n भाग किए गए हैं, मतलब भाग 1, भाग 2, भाग n। इसी चीज़ को मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। तो कोटियों की संख्या देखिए y1, y2, y3, y4, y5, और ऐसे करते करते yn+1, कोटियों की संख्या n+1। देखिए 1 से स्टार्ट है तो n+1 से गया है। ध्यान रखिएगा, y0 से स्टार्ट नहीं है, y1 से स्टार्ट है। तो उस केस में करते 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 ये yn+1 तक गया हुआ है। तब भागों की संख्या, एक भाग ये यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे करके भाग लास्ट वाला n कहलाएगा। तभी हमने लिखा है कि n भागों में बांटा तो कोटियों की संख्या n+1 जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में तब सिम्पसन ने क्या बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है A वो आपका h/3, ये आगे कर लेते हैं। h मतलब इसके बीच का ये गैप होता है, इसी जितने भाग बन के आते हैं उसी का, ये इसी को h से नोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो अभी हम लिख देंगे फॉर्मूला। पहले आप ये देखिए, सिम्पसन का 1/3 रूल। 1/3 इसीलिए कहते हैं क्योंकि h के साथ 1/3 लगा हुआ है। तो सीधा याद रखिएगा, इसमें क्या करते हैं, y1 + yn+1, ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। पहला और लास्ट वाला जो है वो आप एक साथ जोड़ दीजिए शुरू में, +2, और जो पहला छोड़ते हुए जो ऑड पड़ेगा, जैसे y3 हो गया, y5 हो गया, इस तरह से इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, मतलब ऐड करके मल्टीप्लाई 2 को कर दीजिए। y3 + y5 प्लस करते करते yn-1,
देखिए n इवन है तो n से एक पहले वो ऑड पड़ेगा, सारे ऑड आपने ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड +4 सारे इवन जो है वो आपने एक साथ ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, y2 + y4 + so on + yn, ये इस तरह से, और तब जाके ये ब्रैकेट बंद होगा। ये आपके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करा जाएगा उसका तरीका है। देखिए ऐसे डायरेक्ट याद करना मुश्किल है, आप ऐसे याद करें, h/3 शुरू में रहता है, पहला और लास्ट ऐड कर देते हैं, सारे ऑड वाले 2 से मल्टीप्लाई जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई, और सारे इवन वाले जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई। और ऑड में ये ध्यान रखिएगा, पहला और आखिरी तो आपने पहले ही ले लिया है, तो बचे हुए ऑड्स की ये वैल्यू है। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a = इसको समझने के लिए h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, f + l पहला और आखिरी, प्लस ट्वाइस o, यानी कि 2 × o मतलब ऑड वाले, और +4e, e मतलब इवन वाले, और इस तरह से ये हो गया। तो ये भी याद रखिए, इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। ये f जो हो गया वो आपका फर्स्ट ऑर्डिनेट हो गया, प्रथम कोटि, l जो है वो अंतिम कोटि, लास्ट ऑर्डिनेट, तो अंतिम कोटि हो गया। उसके बाद o जो है वो शेष विषम कोटियों का योग, विषम कोटियों का योग, ऑड, रिमेनिंग ऑड, ओ से ऑड बना, और ई जो है वो आपका सम कोटियों का योग, इवन वाली, ठीक है। इवन फर्स्ट क्लास में हो ही नहीं सकती, फर्स्ट क्लास में तो ऑड वाली ही रहेंगी, तो वो ऐसा हिसाब बना हुआ है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भागों की संख्या सम होनी चाहिए, तभी जा कर के जो है वो ये रूल अप्लाई होता है। इसमें जो ऑर्डिनेट्स हैं ये y से लेकर y1 से लेकर yn+1 तक, तो क्षेत्रफल जो होता है वो h/3, और पहला और लास्ट एक साथ, प्लस ट्वाइस और सम ऑफ ऑड वाले, और +4 सम ऑफ इवन वाले। और ऑड वाले में पहला आखिरी मत ले लीजिएगा, क्योंकि पहला और आखिरी यहाँ पे आ चुका है। लेने सब हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कौन सा लेना है वो आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस रूल को बैठाने, दिमाग में बैठाने का कुछ तरीका था। दिया ये सिम्पसन ने है, तो इसलिए डायरेक्ट ये रूल है, कोई हमारे पास इसका प्रूफ वगैरह नहीं है। आपको बस दिमाग में बैठाना है। बैठाने के तरीके जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से दिमाग में बैठाएंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। देखिए अब बात आती है कि ये h कहाँ से निकलेगा। तो h के लिए आप ध्यान रखिएगा, b - a/n ये फॉर्मूला होता है। a जो है वो प्रथम भाग है आपका, b जो है वो लास्ट वाला भाग है, और डिवाइडेड बाई n जो है वो जितने भागों में बांटना है। जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपके पास 5 से लेकर के 7 तक का भाग था, और आपको इसे 4 भागों में बांटना था, तो सीधा फॉर्मूला h का हो जाएगा 7 - 5 बड़े वाले में से छोटा वाला अपॉन 4। यहाँ से आपका जो है वो h निकल आएगा। तो h एक्चुअली भाग की वैल्यू होती है, लेकिन ये x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं यहाँ पे। इस y2 में से y1 को घटाने से भाग नहीं निकलेगा, ये तो y की वैल्यू हो गई जा कर के वहाँ पे। x की जो वैल्यूज़ होती हैं उनका डिफरेंस लेकर के तब जो है वो ये आपका h निकलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a और b वो वैल्यू हैं जिन पर a पर फंक्शन की वैल्यू y1 है, और b पर जो है फंक्शन की वैल्यू yn+1 लास्ट वाला। तो ये जो लास्ट वालों के ये तो ऑर्डिनेट हो गए, कोटियाँ हो गई, इनके जो भुज होंगे वो a और b हैं, उनका डिफरेंस लेकर के और भागों की संख्या में बांट दिया जाएगा। तो ये तरीका जो है वो h निकालने का होता है। और एरिया आप समझ लीजिए किस तरह से निकल रहा होगा। जैसे मान लिया सपोज़ करिए x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ऐसे उल्टा सीधा एरिया है, कर्व है, और इसके नीचे आपको a से लेकर b तक का ये एरिया निकालना है। तो a पर जो है वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो ये y1 है, और b पर जो है वो उसकी वैल्यू जो है yn+1 है। तो इसको आपने कहा सम भागों में बांट दो, तो सम भागों में इस तरह से बांट दिया गया है। तब इस पे y1, y2, y3, yn ये सब क्या क्या निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं तब निकाली गई हैं। तो ये तो खैर डिटेल में इतनी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि h कैसे निकलता है, तो वो b - a/n। ये अगले अभी जब हम इसका यूज़ पढ़ेंगे कि निश्चित समाकलन में कैसे यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब देखिए बी पार्ट आता है सिम्पसन नियम का सन्निकट समाकलन में उपयोग कैसे करते हैं। मतलब आपको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन की, तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं। तो जैसे मान लिया सपोज करिए हमारे पास a टू बी वाई डी एक्स ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इसका जो है इसका हमें सन्निकट मान अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सन्निकट मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये गैप है a टू b, ये जो अंतराल है a टू b को n बराबर भागों में बांट देते हैं, n बराबर भागों में बांट देते हैं। अब ध्यान रखिएगा n भाग कौन से होते हैं, ये हम अभी ऊपर रूल में बता चुके हैं। n जो है वो सम होते हैं, ठीक है ना। 4 भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया, में बांट दिया जाता है जहाँ पर n जो है वो सम है। तो 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में ऐसे बांट देते हैं। फिर निम्न सारणी तैयार करते हैं, निम्न सारणी तैयार करते हैं। अब देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको डिटेल में लिख के समझा रहा हूँ। एक x, एक कॉलम में x और एक कॉलम में जो है वो y की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें अब देखिए a से लेकर के और b तक तो आपने जो है वो ये अंतराल था ही हमारा, ठीक है ना। अब इसमें आपने भाग बांट दिए, तो भाग बांटने के लिए वही फॉर्मूला है कि h इज़ इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। आपसे कहा गया 4 भाग में बांटो, तो a और b तो दिए ही हैं, b माइनस ए अपॉन और 4 से डिवाइड कर दिया, तो इससे आपके पास जो है वो h आ जाएगा। जब h आ जाए तो a से स्टार्ट करिएगा, a के बाद अगला भाग कौन सा आएगा, तो जाहिर सी बात है a प्लस h आएगा। फिर उसके बाद अगला भाग कौन सा आ जाएगा, a प्लस 2h। फिर उसके बाद अगला भाग कौन सा आ जाएगा, a प्लस 3h। इस तरह से ये भाग जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, सो ऑन ये इस तरह से होता चला जाएगा। और जब b की वैल्यू आएगी तो b की जगह पे a प्लस NH आ चुका होगा, क्योंकि n भागों में बांटा है, तो पहले में h नहीं जोड़ा, दूसरे में सिंगल h, 2h, इस तरह से करके लास्ट वाले में a प्लस NH, b की वैल्यू a प्लस NH के बराबर ही होगी। इस पे फंक्शन की वैल्यू y1 है मान लिया, इस पे y2 है, इस पे y3 है, ऐसे करते करते लास्ट वाले पे yn प्लस 1 होगी। ध्यान दीजिए पिछला रूल जो बात कर रहे थे हम कि ये y1 से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने बताया था y1 से स्टार्ट करते हैं, y2 y3 y4 इस तरह से करके। तो इसी तरह से यहाँ पे आपने जो पहले वाले सिरे पर वैल्यू निकलेगी फंक्शन की वो y1, और फिर उसके बाद दूसरे पे y2, तीसरे पे y3। देखिए इसमें इंटीग्रल से कोई मतलब नहीं रहता है, आप यहाँ पे सिंपल x पे y निकाल रहे हो, इसीलिए ये चीज़ इतनी आसान रहती है कि इंटीग्रेशन के एक भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फंक्शन है हमने उसे केवल लिया है, और y1 y2 y3 सो ऑन करके y4 और सो ऑन करके y लास्ट वाले को yn प्लस 1 नाम देंगे, इतनी ये चीज़ें निकाल लेते हैं। अब जब ये टेबल तैयार हो जाए, ठीक है ना, तो हम नाउ सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर देते हैं। सिम्पसन के नियम का प्रयोग करने पर तो उसने बताया था कि a टू बी वाई डी एक्स अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट ऐड कर दो, प्लस 2 इंटू ओ ऑड वाले एक साथ सम करके, प्लस 4 इंटू ई, ये इस तरह से फॉर्मूला बताया था आप। या 2 मल्टीप्लाई का साइन ना लगाओ, 2o ही लिख दो, 4e लिख दो, तो समझ जाना कि ऑड वालों में से पहला लास्ट छोड़ के ऑड वालों का सम मल्टीप्लाइड बाई 2 और सारे इवन वालों का सम। और किन किन चीज़ों का ये लिया जा रहा है, ये जो इन पे ऑर्डिनेट्स निकले हैं, इन पे जो कोटियाँ निकली हैं, भुज नहीं ले ले हैं, ठीक है ना, कोटियाँ लेनी हैं, ऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो y1 y2 ये y1 y2 y3 ये इस तरह से जो है, तो इसको आप अप्लाई कर दीजिए, तो h/3 अब ये हो जाएगा आपके कौन सा, y1 प्लस yn प्लस 1। फर्स्ट और लास्ट तो आपने एक साथ ले लिया, ये फर्स्ट और लास्ट आपने एक साथ ले लिया है। अब प्लस 2 और इसके साथ ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ऑड वाले, तो ऑड वाले में कौन कौन हो जाएंगे, y3 प्लस y5 प्लस सो ऑन, जितने भी आएंगे वो आप वहीं पे हिसाब देख लीजिएगा। कई बार इतने कम वैल्यूज़ होती हैं कि एक ही 1 2 2 आ पाते हैं यहाँ पे, और प्लस 4 और इवन वाले यानी कि y2
प्लस y4 प्लस वन। अब ये लास्ट कहाँ ये कहाँ ख़त्म होगा, yn-1 पे ख़त्म होगा, इससे एक पहले से पहले वाले पे इससे एक पहले में yn आएगा, उससे एक पहले में yn-1 होगा। n जो है वो सम है, तो ये सम है, ये विषम होगा। तो इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा के यहाँ पे लिख दिया गया। आपके पास क्वेश्चन में या जहाँ पे जो सिचुएशन बने आपके पास तो फिक्स्ड बनेंगे, तो वहाँ पर देखना आसान रहता है। यहाँ पर इन जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको। और प्लस yn, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरीके से जो है वो आप ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला याद करा जा रहा है, इससे आपको सीख मिल रही है, मतलब तरीका मिल रहा है, राह दिखाई दे रही है। और फिर अप्लाई करके जब होगा आपकी सिचुएशन में तो इस तरह से बनेगा जा करके a to b y dx। ये आपका सिम्पसन के 1/3 रूल से किस तरीके से इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली जाती है वो चीज़ है यहाँ पे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, a to b y dx निकालना है तो a to b के अंतराल को n बराबर भागों में बांट देते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए h = b - a/n, इससे h पता लग जाता है। फिर जो अंतराल है a to b उसको यहाँ इस तरह से टेबल बना लेते हैं, a + h a + 2h करके, जब तक कि b नहीं आ जाता। उन पे फंक्शन की वैल्यूज़ जो है, फंक्शन ये रहा आपका, इसकी वैल्यूज़ जो है निकाल करके पूरी लिख लेते हैं। लंबा तो मैथ क्वेश्चन तो रहता ही है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बार बार ये उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद ये फार्मूला भी लगाना जो है बहुत आसान नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इंटीग्रल आराम से निकल सकता है, तो आप 2 मिनट में साइड में रफ पे सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लो, उतनी ही लगभग वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले से भी निकलनी चाहिए। ये सन्निकट मान होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो कभी भी एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। तो कभी कभी लोग ट्रिक के लिए ऐसा कर देते हैं कि जितना आंसर आ रहा है उसी के आगे पीछे जो है वो डेसिमल की 4 डिजिट में आंसर बना के वो इस तरह से लिख देते हैं। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है पेपर में तो इतने से भी हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए। ये मतलब एक ट्रिक टाइप से है, हो सकता है वर्क कर जाए और या फिर हो सकता है ना कर जाए। देखिए, एक मेन बात मैं बता देता हूँ आपको कि इसे सिम्पसन के नियम के भी नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आपके पास आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया जाए कि सिम्पसन के नियम का यूज़ करके ऐसा करो, तो फिर आप अपने हिसाब से जो है वो यही वाला तरीका इस्तेमाल करें जो कि ऊपर बताया है। कभी कभी क्वेश्चन में करते हैं कि बता देते हैं आपको इतने भागों में बांटना है, इतना भागों में ये करना है, और अगर ऐसा कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा बोला सिम्पसन के नियम से और ये सब इंटीग्रेशन निकालो, तो उस केस में आप यही वाला फार्मूला, यही वाला तरीका जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो अगर सिम्पसन 1/3 या 3/8 नहीं दिया है, केवल सिम्पसन का नियम दिया है, तो 1/3 यही रूल ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। तो ये सिम्पसन का नियम जो 1/3 वाला नियम है वो कंप्लीट होता है हमारा। और आइए अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिम्पसन 1/3 पे। और जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 94, 2004, 2007, 2008, 2010 बार बार आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है, अंतराल 1-2 को 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर 1 to 2 1/x dx का मान ज्ञात करें। और इसका बी पार्ट भी है, इस प्रश्न की सहायता से log 2 के मान की गणना करो। तो वो तो खैर बात की बात है। पहले हम देखिए 1 to 2 इंटीग्रल 1 to 2 और dx/x ये हमें निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर में जो फंक्शन है आपका y जो है वो आपका वो 1/x हो गया। और इसमें 4 बराबर भाग बांटना है और सिम्पसन के नियम, सिम्पसन 1/3 तो दिया नहीं है, लेकिन आप देखिए सम भाग बांटे जा रहे हैं तो सिम्पसन का 1/3 रूल ही चलेगा। मैंने आपको नोट में पढ़ाया था अभी कि जो है वो सिम्पसन का 1/3 रूल को ही सिम्पसन का नियम भी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो सिम्पसन का नियम यानी कि यहाँ पे 4 बराबर भाग हैं तो सिम्पसन का 1/3, सम भाग हैं तो सिम्पसन का 1/3 रूल ही चलेगा। तो देखिए 4 भाग में बांटना है तो इसलिए आप h निकाल लीजिएंगे, तो b - a/n ये होता है। तो b यानी कि 2 हो गया, ये आपका -1 हो गया अपॉन n का मतलब 4 भाग हो गए, यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। जिस तरह से लिखना पसंद हो, अपॉन में लिखने में थोड़ा जगह ज़्यादा लगती है, तो 0.25 ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास h भी आ गए हैं और फंक्शन भी आ गया है तो आप जो है वो x और y की वो टेबल बना सकते हैं जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे। देखिए इस टेबल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले जो है वो आप x और y ये लिख लें।
अब इसके बाद पहला जो कॉलम है इसमें जो वैल्यू आएगी वो आपकी ए आएगी, और इस पे जो y की वैल्यू निकलेगी वो आपकी जो है वो y1 कहलाएगी। ठीक है, मेन टेबल ये रहती है। इसके बाद ये क्या नाम है ये थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। अब जो दूसरे में आएगा वो आपका a प्लस एच आएगा, और इस पे जो वैल्यू आएगी वो y2 आएगी फंक्शन की। और y है कितना फंक्शन, y इक्वल टू 1/x है, यानी कि चाहो तो आप यहाँ लिख लो ताकि पता रहे कि क्या इस x से y कैसे निकलेगा, तो 1 करके निकलेगा। ऐसी करके करके आप अब देखिए इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका x की वैल्यू स्टार्टिंग जो है वो 1 से हो रही है, और h a प्लस एच इसमें यानी कि h की वैल्यू 0.25 ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 0.25 यानी कि 1.25, चाहो तो हल्का से दिखा दो 0.25, तो ये आपका 1.25 हो गया। फिर अगले वाले में क्या होगा, a प्लस 2h और एक h ऐड कर दो, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.25, ट्वाइस ऑफ 0.25, तो ये आपका 1.50 निकला। फिर उससे अगले वाले में a प्लस 3h, a प्लस 3h हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 0.25 यानी कि 1.75 हो जाएगा। और बल्कि 0.5 0.25 ऐड करते रहते तो उससे भी काम चलता रहता। 1.25, फिर 0.25 और ऐड कर दो तो 1.50, फिर और ऐड कर दो 0.25 1.75, और फिर और ऐड कर दो तो फिर 2 पे सीधे आ जाओगे। तो वैसे ऐसे भी चलाया जा सकता है, 0.25 ऐड करते करते सीधे चले गए, तो ये सब बकवास करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपका जो है वो a प्लस 4h ये बन गया जा कर के। इसमें ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये वाली वैल्यू y3 हो गई, ये वाली वैल्यू y4 हो गई, और ये वाली वैल्यू y5 हो जाएगी 5। देखिए विषम कोटियाँ हो गई और भाग जो है वो सम है। यहीं पर आपकी टेबल ख़त्म हो जाएगी। इसमें चाहो तो लिख के दिखा दो ऊपर 1 प्लस 4 इंटू 0.25, तो ये आपका 2 आ गया। अब इन पे फंक्शन की वैल्यू 1/x। तो देखिए अब रफ पे आप ये सब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो 1/1 तो ये 1 आ जाएगा। अब ये 1.25 के लिए क्या करोगे, 1/1.25, ये रफ पे कर रहे हैं, पॉइंट हट जाएगा, 0 0 लगेगा, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 4/5, इसको डिवाइड कर दो तो 0.8, तो ये 0.8 आएगा। फिर इसको डिवाइड 1/1.5 कर दोगे, ये आपका 0.67 आ रहा है। फिर 1/1.75, तो ये 0.57 आ रहा है। फिर उसके बाद इसको 1/2 यानी कि 0.5 आ रहा है। तो ये यहीं पे जो है वो ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से लंबे पड़ जाते हैं। ये तो चलिए 1/x था तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शंस जो हैं वो बहुत कैलकुलेशन मांगते हैं आपसे, लेकिन वो कैलकुलेशन कोई नहीं, छोटी क्लास की ही कैलकुलेशन होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं यूजिंग सिम्पसन्स रूल। यहाँ पे लिख भी तो चाहे 1/3 रूल यूज़ कर रहे हैं, तो इंटीग्रल 1 to 2 dx/x इज इक्वल टू कितना होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है h/3, और ब्रैकेट में फर्स्ट और लास्ट यानी कि y1 प्लस y5 ये अलग हो जाएंगे, प्लस ट्वाइस इंटू, और इनको छोड़ते हुए ऑड तो y3 ही है, 2y3 प्लस 4 इंटू, और ऑड वाले इवन वाले y2 प्लस y4, ये आपने इस सिचुएशन के हिसाब से अपना फॉर्मूला वही वाला जो फॉर्मूला होता है ना h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट है ना ऑर्डिनेट, प्लस 2 इंटू ऑड वाला प्लस 4 इंटू इवन वाला, उसी के बेसिस पे हमने इस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला इतना लिख दिया। बस अब आप इसमें वैल्यू रख लो 0.25/3, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 0.5, ये देखिए पहला और आखिरी, प्लस 2 इंटू y3 वाला यानी कि 0.67, प्लस 4 इंटू और 0.8 और 0.57, 0.8 प्लस 0.57, ये आपका 0.25 का ये हटा दीजिए तो यहाँ पे 0 0 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 25 से कम 25 और 25 दूना 50, यानी कि 25 से कम 25 और 5 बचे 25 दूना 50, 1/12 और ब्रैकेट में 1.5
ये इनका टोटल हो गया, इसका ये डबल 1.34 हो गया प्लस इसका 5.48 हो गया। ये कैलकुलेशन अब आपके लिए ही है, इसमें ही टाइम लगता है थोड़ा सा। ये हो जाएगा 1/12 इंटू 8.32, ये टोटल होकर के आता है। और ये आता है आपका, चाहे तो डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे बुक में तो ये 1/12 करके निकाला है, तो 1/12 जो है 0.0833 और इंटू 8.32 ये आपका 0.6932, ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो एक तो रूल ध्यान रखना है, और साथ ही टेबल कैसे बननी है, उसमें के लिए आपको एच कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि ये रूल आपके दिमाग में जो है आराम से बैठ जाए। अब जरा क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा था इस प्रश्न की सहायता से log 2 के मान की गणना करो। तो देखिए, वैसे तो ये dx बाई एक्स का इंटीग्रल तो 1/x का इंटीग्रल log होता ही है, तो log x तो उसी से देख लेते हैं कि यही log 2 आ जाएगा आपका। तो b पार्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें देखते हैं वी हैव, जो हमारे पास इंटीग्रल दिया है 1 to 2 dx बाई एक्स। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये इज इक्वल टू होगा जा करके log x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट ये लग गई, log 2 माइनस log 1। अब log 2 माइनस log 1 ज़ीरो होता है, तो ये केवल log 2 बचा। तो एक्चुअली जो इंटीग्रल दिया है वो log 2 का ही वैल्यू दी है। एंड फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, तो हमने इंटीग्रल 1 to 2 dx बाई एक्स जो है वो 0.6932 ये निकाल लिया है। पेपर में अगर यही केवल आया अलग से, तो आप एक बार उसको इंटीग्रेशन के तरीके से सॉल्व करोगे, एक बार ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यानी कि सिम्पसन रूल से सॉल्व करोगे, और फिर देखोगे, कहोगे कि ये इंटीग्रल की वैल्यू ये भी है, ये इससे ये आ रही है। हैंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड जो आपका log 2 की वैल्यू है वो आपकी 0.6932, ये आपके पास फाइनल आंसर ये निकल आता है। log 2 की वैल्यू जो निकालनी थी निकल आती है। तो इस तरह से सिम्पसन के रूल पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिए, और एक बार बस दिमाग में बैठा लीजिए, फिर ये अपना आराम से एग्ज़ाम में हो जाएगा। और कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा लेंदी होती हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने सिम्पसन के 1/3 रूल को समझा, और उसके ऊपर एक हमने सैम्पल क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया है। अब आप इस तरह के और क्वेश्चंस की तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, और इससे अगले वीडियो में हम कुछ इसी के ऊपर क्वेश्चंस और लेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को घुमा करके लैंग्वेज वाइज पूछ देते हैं, और तब स्टूडेंट्स जो हैं वो चकरा जाते हैं उसमें। तो इसलिए आप पहले इसको समझ लीजिए इस वीडियो को देख करके, और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको कि कैसा पढ़ करके लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।